सभी को नमस्कार, जय राधा माधव। स्वागत है आप सभी का दीपक एजुकेशन हब पर। मैं दीपक यादव और आप हैं मेरे साथ इस सेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नालंदा विश्वविद्यालय पर चर्चा करने के लिए। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा के बारे में हम संपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने उनका उद्घाटन किया है नालंदा का, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तक्षशिला के बाद भारत में अगर कोई विश्व प्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र स्थापित हुआ तो वो कौन सा था? नालंदा था। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये कुछ अवशेष है, ध्वंसावशेष जो नालंदा के अभी बचे हुए हैं। ये वो ध्वंसावशेष हैं। आप इस संरचना से ही अनुमान लगा सकते हैं कि एक समय विश्व का समृद्ध शिक्षण संस्थान नालंदा रहा होगा। अब हम चर्चा करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय पर। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसमें पूरी दुनिया से विद्यार्थी आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय न केवल बौद्ध धर्म का केंद्र था, क्योंकि नालंदा को महायान बौद्धों का ऑक्सफोर्ड तो कहा ही जाता है। महायान जो बौद्ध धर्म था, उन महायान बौद्धों का ऑक्सफोर्ड नालंदा को कहा जाता है। तो न केवल बौद्ध धर्म का वो केंद्र था, वो न केवल बौद्ध धर्म का केंद्र था, उसके अलावा खगोल विज्ञान की शिक्षा यहां पर दी जाती थी, दर्शन शास्त्र की शिक्षा यहां पर दी जाती थी, गणित की शिक्षा यहां पर दी जाती थी, चिकित्सा की शिक्षा यहां पर दी जाती थी, व्याकरण की शिक्षा यहां पर दी जाती थी। इन सारी शिक्षिक मतलब सारे जो क्षेत्र हैं उनमें नालंदा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। वहीं तक्षशिला की प्रसिद्धि, तो दोनों को थोड़ा सा तुलनात्मक पढ़े आप। मैंने पिछले सेशन में तक्षशिला आपको पढ़ाया था कि तक्षशिला की प्रसिद्धि का जो प्रमुख कारण था, वो प्रमुख कारण था धनुर्विद्या और चिकित्सा, जबकि नालंदा जो है उसमें कई सारे क्षेत्रों में शिक्षा दी जाती थी। तो पहली बात, सबसे पहले नालंदा की ओर ध्यान आकर्षित मतलब किसने किया? किसने नालंदा की ओर आकर्षित किया लोगों को? तो सबसे पहले जॉन बुकानन ने नालंदा की ओर लोगों को आकर्षित किया। फिर नालंदा की खोज, क्योंकि पुरातत्व विभाग स्थापित हुआ था, एएसआई की स्थापना हुई थी 1861 में कलकत्ता में, और ये किसके निर्देशन में हुई थी? अलेक्जेंडर कनिंगम के निर्देशन में हुई थी। तो कनिंगम ने उसके बाद उत्खनन कार्य करवाना शुरू किए। उसी क्रम में 1864 में कनिंगम ने किसकी खोज की? नालंदा की खोज की। और नालंदा में नियमित रूप से जो उत्खनन करवाया था वो किसने करवाया था? स्पूनर ने नालंदा में नियमित रूप से उत्खनन करवाया था। तो ये सीधे सीधे तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको नालंदा पे कोई सेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कहीं से आपको सामग्री जुटाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये नालंदा के बारे में समग्र सेशन है, आप नोट्स बना लीजिएगा। दूसरी चीज, नालंदा की स्थापना व विकास पर चर्चा करते हैं। जो नालंदा की स्थापना, नालंदा में बौद्ध विहार, पहला बौद्ध विहार, देखो विहार होता क्या था कि जो गौतम बुद्ध या बौद्ध भिक्षु जो थे, उन बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान क्या कहलाते थे? विहार कहलाते थे। धीरे धीरे वो ही शैक्षिक केंद्रों के रूप में स्थापित हुए। तो जैसा कि हवेन सांग हमें जानकारी देता है, 450 ईस्वी में कुमारगुप्त, जिनको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का पहला विहार जो है वो स्थापित करवाया था। इसीलिए हम नालंदा का संस्थापक किसको मानते हैं? कुमारगुप्त को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद चूंकि मैंने पिछले सेशन में जब नालंदा आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था आपको कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में फाहियान जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के काल में, गुप्त काल में ही आया था, वो कोई विशेष जानकारी तक्षशिला के बारे में नहीं देता। मतलब वहां तक तक्षशिला का गौरव जो है वो समाप्त हो चुका था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी संभवतः वहां तक ध्वस्त हो चुकी थी। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करवा दिया। तो फिर भारत में शिक्षा का केंद्र कौन सी यूनिवर्सिटी रही? नालंदा यूनिवर्सिटी रही। इनके पश्चात जो उत्तर गुप्त काल है उसमें बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, नरसिंह गुप्त बलादित्य ने यहाँ पर विहारों का निर्माण करवाया। ये नरसिंह गुप्त बलादित्य वही है जिन्होंने मिहिरकुल को पराजित कर दिया था। तो यहाँ पर विहारों का लगातार निर्माण होता रहा। ठीक है, अब नालंदा के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं हवेन सांग और इत्सिंग।
ये दोनों चीनी यात्री थे और जो बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने और बौद्ध धर्म ग्रंथों को ले जाने के लिए कहां पर आए थे? भारत आए थे। ह्वेनसांग किसके काल में आया था? सम्राट हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत आया था और इसने अपने यात्रा वृतांत किस पुस्तक में लिखे? सी यू की नामक पुस्तक में अपने संस्मरण इसने लिखे। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, नीति का पंडित भी कहा जाता है। इन सारे नामों से ह्वेनसांग को ही जाना जाता है। तो ह्वेनसांग ऐसा कहता है कि नालंदा जो है वहां पर 80 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की तांबे की मूर्ति थी, ताम्र मूर्ति थी, ठीक है, जिसे किसने प्रारंभ में स्थापित करवाया था? तो पूर्णवर्मन ने जिसे स्थापित करवाया था। तो 80 फीट बहुत हाइट होती है, तो 80 फीट ऊंची तांबे की मूर्ति यहां पर स्थापित थी। तो ह्वेनसांग ऐसा भी कहता है कि शिलादित्य, ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन को किस नाम से संबोधित करता है? शिलादित्य नाम से संबोधित करता है। तो शिलादित्य ने 100 गांवों की जो आमदनी थी, 100 गांवों का जो टैक्स आता था, इनकम आता था, वो नालंदा विहार को स्थायी रूप से दान दे रखा था। नालंदा को वो टैक्स जो है वो शैक्षिक विकास के लिए मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षा के केंद्र के रूप में पहली बार उल्लेख करने वाला चीनी यात्री कौन है? ह्वेनसांग है। क्योंकि करंट से रिलेटेड टॉपिक है, निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन आएगा, हर हाल में इसके लिए तैयार रहना। और देखो, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैंने इस टॉपिक पर मेहनत की उस अनुसार मैं इतना कह सकता हूं कि 99% इस कंटेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, अगर आपने सारे एंगल से क्वेश्चन बना के अच्छे से इसको पढ़ा तो 80 फीट की बुद्ध मूर्ति का उल्लेख कौन करता है? ह्वेनसांग करता है। जो ह्वेनसांग के अनुसार किसने स्थापित करवाई थी? पूर्णवर्मन ने स्थापित करवाई थी। ह्वेनसांग ऐसा कहता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 100 गांवों की जो आय थी वो नालंदा के लिए दान में दे रखी थी। नालंदा का एक शिक्षा के केंद्र के रूप में वर्णन करने वाला जो पहला विदेश यात्री था वो कौन ही था? ह्वेनसांग था। अब ह्वेनसांग का जो जीवनीकार था वो था व्हीली। जीवनीकार कौन था? व्हीली। वो भी यहाँ के भवनों का वर्णन करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ह्वेनसांग आया हर्ष के काल में, उस समय तक नालंदा एक समृद्ध विश्वविद्यालय बन चुका था। नालंदा में ह्वेनसांग ने अध्ययन किया, 18 महीने तक यहां वो रहा और उसने यहाँ जो योग शास्त्र है, योग शास्त्र का अध्ययन किया। तो ह्वेनसांग खुद कहता है कि नालंदा जो है वो किसका केंद्र था? बौद्धों का केंद्र था। सम्राट हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और फिर जो ह्वेनसांग था वो भारत आया ही क्यों था? वो बौद्ध साहित्य को ले जाने और बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने आया था, ठीक है। वहां पर नालंदा में बहुत सारे आचार्य थे। ह्वेनसांग जब आया तो वहां पर आचार्य कौन था? शीलभद्र आचार्य हुआ करता था। तो ह्वेनसांग ऐसा कहते हैं कि वो एकमात्र आचार्य थे जो सभी संग्रहों के, सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। वो कौन थे? शीलभद्र। तो ह्वेनसांग के समय नालंदा के आचार्य कौन थे? शीलभद्र। और शीलभद्र ने एक पुस्तक भी लिखी है, आर्य बुद्ध भूमि। ये शीलभद्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नालंदा में प्रवेश के लिए, जैसे आज एंट्रेंस एग्जाम होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए, वैसे नालंदा में भी प्रवेश परीक्षा होती थी। और प्रवेश परीक्षा लेने वाला जो होता था उसे क्या कहा जाता था? द्वार पंडित कहा जाता था। नालंदा में प्रवेश के लिए परीक्षा होती थी। कुल मिला के ये है कि हम ऐसा मान सकते हैं कि सबसे पहले इस पूरी दुनिया में विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाने वाले कौन थे? भारतीय थे, ठीक है। अब कठिन परीक्षा यहां पर होती थी और 10 में से 2 से 3 विद्यार्थी जो है, मतलब लगभग 20% इतने विद्यार्थी यहां पर सेलेक्ट हो पाते थे, उस प्रवेश परीक्षा को पास कर पाते थे। भारत में ही विश्व में सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाएं हुई। दूसरी बात नालंदा के बारे में, ये पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, मतलब हॉस्टल्स उसमें बने हुए थे। नालंदा का जो पुस्तकालय था वो पूरी दुनिया में विख्यात था। वो नालंदा का जो पुस्तकालय था वो पूरी दुनिया में विख्यात था। लगभग उस पुस्तकालय में 90 लाख तो केवल पांडुलिपियां थी, 90 लाख पांडुलिपियां थी। आप सोच सकते हैं कितना समृद्ध विश्वविद्यालय
रहा होगा, वो धर्मगंज कहलाता था, या धर्म यज्ञ भी नालंदा के पुस्तकालय को कहा जाता था। और वो 3 भागों में बटा हुआ था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि। इन 3 भागों में नालंदा यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय बटा हुआ था। ठीक है, ये तीनों भाग लिखे हुए। और यहां से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन भी पूछ चुकी है कि निम्न में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय का भाग नहीं था। तो ये नालंदा का पुस्तकालय धर्मगंज जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। इन 3 भवनों में ये यूनिवर्सिटी संचालित होती थी। ठीक है, जब ह्वेनसांग यहां पर आया तो नालंदा के कुलपति कौन थे? सीलभद्र नालंदा के कुलपति हुआ करते थे ह्वेनसांग के समय। सीलभद्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा? मैंने अभी बताया था आपको, आर्य बुद्ध भूमि ग्रंथ किनका है? सीलभद्र का है। फिर 673 ईस्वी के लगभग कौन आया यहां पर? इत्सिंग यहां पर आया। और इत्सिंग ने यहां पर कितने साल व्यतीत किए अध्ययन और अध्यापन में? लगभग 10 साल व्यतीत किए। यहां नालंदा यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे विद्वान दिए, जिनमें नागार्जुन प्रमुख है, जिन्होंने माध्यमिकारिका लिखा था। आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, दिंगनाग, धर्मपाल, सीलभद्र, ये सभी कहां के विद्वान थे? ये सारे के सारे नालंदा के विद्वान हुआ करते थे। तो ये सारी जानकारियां आपको नालंदा के बारे में याद रखनी है। फिर नालंदा के विनाश की बात करते हैं हम। तो 1191 में तराइन के तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था। और उसके बाद अगले ही साल 1192 ईस्वी में तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, तो मोहम्मद गोरी उस युद्ध में विजयी रहा और मोहम्मद गोरी ने भारत में इस्लामिक स्टेट या मुस्लिम राज्य स्थापित कर दिया। फिर 1202 या 1203 में, ये तिथि आपको बहुत जगह अलग अलग लिखी मिलेगी, लेकिन सही तिथि जो है वो 1202 या 1203 आएगा। आप आश्वस्त रहें इसके चीज के लिए। तो मोहम्मद गोरी जो था उसका एक कमांडर हुआ करता था बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार अभियान किए थे। ठीक है, तो जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो नालंदा का जो स्ट्रक्चर था, नालंदा की जो संरचना थी, वो इस तरह की थी जैसे नालंदा की किले नुमा संरचना थी, कि संभवतः किले की तरह नालंदा बनाया गया था। तो बख्तियार खिलजी जो था, इसके बारे में वैसे कई सारी कहानियां हैं, उन कहानियों से कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है। बख्तियार खिलजी जो था, इस्लाम में यह अवधारणा रही कि जो बाकी धर्मों का साहित्य है उसका लगातार विनाश किया गया, जैसे अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो फिर क्या किया गया कि नालंदा को ध्वस्त करवा दिया बख्तियार खिलजी ने। और जब नालंदा को ध्वस्त करवा दिया तो नालंदा की लाइब्रेरी जो थी धर्मगंज, जिसमें 90 लाख पांडुलिपियां थी, उस लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। उस लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। और यदि वो लाइब्रेरी आज होती तो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के बारे में और भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां और उपलब्ध होती। क्योंकि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करवा दिया और हजारों की संख्या में वहां पर बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करवा दिया गया। कुल मिलाके इतना समृद्ध विश्वविद्यालय जो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवा दिया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी ध्वस्त करवाने वाला एक कौन ही था? बख्तियार खिलजी ही था। इसी ने जो पाल शासक थे धर्मपाल, उनकी उपाधि हुआ करती थी विक्रमशील, और उन्होंने उसी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। उसे भी ध्वस्त करवाने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी ही था। इतने समृद्ध साहित्य को बख्तियार खिलजी ने जलवा दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी गई। ठीक है, अब हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनः उद्घाटन किया है। ठीक है, लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि ये विचार प्रधानमंत्री का है, या ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में पहली बार प्रयास प्रधानमंत्री के रहे हैं, लेकिन वर्तमान में चूंकि उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है तो वर्तमान में तो श्रेय किनको ही जाएगा? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ही जाएगा। ठीक है, अब नालंदा के पुनरुत्थान के बहुत पहले से प्रयास होते रहे हैं। 2006 में माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का, रिकंस्ट्रक्शन का सबसे पहले विचार अगर किसी ने दिया था तो वो कौन थे? माननीय अब्दुल कलाम साहब थे। उन्होंने सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी का विचार दिया था। उसके बाद 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय के लिए एक
अधिनियम पारित कर दिया गया और 2012 में अमर्त्य सेन को नालंदा का पहला चांसलर भी बना दिया गया था। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी का विचार किसने दिया था दोबारा उत्थान का? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दिया था 2010 में एक ऑर्डिनेंस पास करके, और जो नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया और 2012 में यहाँ का चांसलर किसको बना दिया गया? अमर्त्य सेन को यहाँ का चांसलर बना दिया। 2016 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले नालंदा परिसर की आधारशिला रखी थी। ठीक है, तो नालंदा परिसर की आधारशिला जहां रखी गई थी, उद्घाटन तो वहीं हो गया था, लेकिन 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा उद्घाटन किया है। खैर, इसके पीछे राजनीतिक परिदृश्य जो भी रहे हों, हम तो केवल इतना चाहते हैं, हम भारतीय, कि नालंदा को वही गौरव प्राप्त हो जो प्राचीन भारत में था, जो गुप्तों के काल में नालंदा को गौरव प्राप्त था, कि पूरी दुनिया से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। मध्य एशिया से विद्यार्थी यहाँ पर आते थे, दक्षिण पूर्वी एशिया से विद्यार्थी यहाँ पर आते थे, पूर्वी एशिया से विद्यार्थी यहाँ पर आते थे। नालंदा ने बहुत सारे विद्वान दिए जिन्होंने जगह जगह जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, भारतीय संस्कृति को लगातार विस्तारित किया। तो हम तो केवल यही अपेक्षा रखते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को उस आधार पर डेवलप किया जाए कि नालंदा का गौरव पूरी दुनिया में फैले। वो दिव्य प्रकाश जो कभी नालंदा का प्राचीन भारत के इतिहास में रहा था, उसे पूरी दुनिया देखे, और भारतीयों की समृद्ध संस्कृति जो रही थी वो पूरी दुनिया में उसका विस्तार हो। तो 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो ये सारी जानकारियां आपको किसके बारे में याद रखनी है? नालंदा के बारे में याद रखनी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप दीपक एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें। वहां पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में आप पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप DSSB पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज है वो दीपक एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर स्टार्ट की गई है, जिसमें कितने टेस्ट होंगे? टोटल 10 टेस्ट होंगे, और प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 1000 क्वेश्चनों की ये टेस्ट सीरीज है। वो 1000 क्वेश्चन भारत के इतिहास से संबंधित होंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इन तीनों भागों से संबंधित होंगे, और इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन, इसके भी जो क्वेश्चन है वो उस टेस्ट सीरीज में सम्मिलित होंगे। तो निश्चित रूप से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके हर एग्जाम की दृष्टि से ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो यहां आज का हमारा सेशन जो है वो समाप्त होता है। आप सभी इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक जरूर सबमिट करें। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आप इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक जरूर सबमिट करें। जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।